Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover BPC 014 of psychopathology from block number 2, unit 2, and this is also part 2. In this part of the video, we will cover some types of learning disabilities. So let's start. तो चलिए शुरू करते हैं. इससे पहले हमने देखा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होते हैं. अब हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे कि आखिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के प्रकार कितने हैं. तो यहाँ पे दे रखे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ नॉट ए डायग्नोसिस इन द सेम सेंस एज चिकन पॉक्स और फ्लू. जैसे आपने चिकन पॉक्स और फ्लू देखा होगा, उस तरह के सेंस में या उस तरह के शब्दों में लर्निंग डिसेबिलिटी की जो है डायग्नोसिस नहीं होती है. चिकन पॉक्स एंड फ्लू इम्प्लाई ए सिंगल नॉन कॉज विद प्रेडिक्टेबल सेट ऑफ सिम्टम्स. ये दोनों ही जो होते हैं, चिकन पॉक्स और जो फ्लू होते हैं, वो एक ही प्रकार के बारे में बताती है. इम्प्लाई का मतलब बताना होते हैं. नॉन कॉज विद ए प्रेडिक्टेबल सेट ऑफ सिम्टम्स, और इसमें कुछ जाने माने हुए कारण होते हैं. और क्या सब इसके लक्षण हो सकते हैं, वो सब इसमें होते हैं. प्रेडिक्टेबल सेट का मतलब होने वाले जो लक्षण है या आने वाले जो लक्षण है. रैदर लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ए ब्रॉड टर्म. इसके अलावा जो लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा टर्म है, बड़ा शब्द है. ये इतना छोटा शब्द नहीं है. दैट कवर्स ए रेंज ऑफ पॉसिबल कॉजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स एंड आउटकम्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ कवर करती है, जिसमें संभावित कारण, पॉसिबल कॉजेज़, लक्षण, सिम्टम, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, ट्रीटमेंट, और इसके परिणाम क्या होंगे, इनके बारे में दिया गया है. पार्टली बिकॉज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन शो अप इन सो मेनी फॉर्म्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस और टू पिन पॉइंट द कॉजेज़. कहते हैं कुछ तो जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कारण यहाँ पे दे रखे हैं कि क्योंकि कुछ जो है लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं बहुत सारे फॉर्म में दे सकते हैं, तो इसीलिए इसको डायग्नोज करना क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं. तो इस तरह से जो है कि जो कॉजेज़ होते हैं उस कॉजेज़ को पिन पॉइंट करना भी जो है डिफ़िकल्ट होता है. पिन पॉइंट का मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक उसी तरह से जो होता है. ठीक है. एंड नो वन नोज़ ऑफ ए पिल और रेमेडी दैट विल क्योर दैम. और कोई भी व्यक्ति कौन सी गोली खाएं या कौन सा इलाज करे इसके बारे में नहीं जानता है. जो इलाज या गोली
उन सबको ठीक कर देगी। क्योर मतलब ठीक करना। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं इसमें, नॉट ऑल लर्निंग प्रॉब्लम्स आर नेसेसरली लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कहते हैं जितनी भी लर्निंग प्रॉब्लम्स है वह आवश्यक रूप से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं होती है। मैनी चिल्ड्रन आर सिंपली स्लोअर इन डेवलपिंग सर्टेन स्किल्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी भी खास स्किल को डेवलप करने में थोड़े धीमे होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, सिंपली स्लोअर होते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन शो नेचुरल डिफरेंसेस इन देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है अंतर जो है वो दिखाते हैं अपने जो विकास की दर होती है उसमें। नेचुरल डिफरेंसेस इन देयर रेट ऑफ डेवलपमेंट। समटाइम्स व्हाट सिम्स टू बी ए लर्निंग डिसेबिलिटी में सिंपली बी ए डिले इन मैच्योरेशन। और कहते हैं कभी कभी क्या मालूम पड़ता है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होकर के ऐसा भी हो सकता है कि सिंपली जो है जो मैच्योरेशन होती है बच्चों में, धीरे धीरे जो मैच्योरिटी आती है उनके अंदर में प्रौढ़ावस्था आती है, तो उसमें विलम्ब हो सकती है, उसमें देर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, इस कारण से ऐसा होता है। टू बी डायग्नोज्ड एज ए लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में अगर डायग्नोज किया जाए तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। तो इसके लिए कुछ विशिष्ट सिद्धांत है, क्राइटेरिया है जिसको ज़रूर पूरा की जानी चाहिए। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इज़ नॉट यूज्ड बाय DSM-4 but is used by most health professionals to group together 3 disorders that do appear in the DSM। कहते हैं ये टर्म शब्द लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसे DSM-4 के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि अधिकतर हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि इन 3 डिसऑर्डर को जो है एक साथ रखते हैं। अभी 3 डिसऑर्डर जो नीचे दिए गए हैं उसके ऊपर बता रहे हैं, जो कि DSM में मालूम पड़ते हैं। दैट डू अपीयर इन द DSM। डू अपीयर का मतलब ज़रूर मालूम पड़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को 3 जो है वो मुख्य जो है कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ये आपके 3 जो है दिखाई पड़ रहे होंगे। पहले तो है आपके लर्निंग डिसऑर्डर, दूसरे हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और तीसरे हैं मोटर स्किल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इन्हीं 3 के बारे में ऊपर बताए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। एनी ऑफ दिस डिसऑर्डर्स में अप्लाई टू ए चाइल्ड हु फेल्स टू डेवलप टू द डिग्री एक्सपेक्टेड बाय हिज और हर इंटेलेक्चुअल लेवल इन ए स्पेसिफिक एकेडमिक, लैंग्वेज और मोटर स्किल एरिया। कहते हैं इनमें से कोई भी डिसऑर्डर जो किसी बच्चे के ऊपर लागू किया जाता है, जो कि उस स्तर को डेवलप करने में असफल हो जाते हैं जितना कि उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है स्पेसिफिक एकेडमिक, लैंग्वेज और मोटर स्किल एरिया से उम्मीद की जाती है। मतलब उन बच्चे से उम्मीद की जाती है कि यह इस एकेडमिक में जो अपनी जो उसकी एकेडमी है वो उसको उतना अच्छा हो, उसका लैंग्वेज अच्छा हो, साथ में उसकी जो मोटर स्किल एरिया है वो भी अच्छी हो, लेकिन उसमें वो बच्चा फेल हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं कर पाता है। ईच ऑफ दिस कैटेगरीज इंक्लूड ए नंबर और मोर स्पेसिफिक डिसऑर्डर। और इनमें से जितने भी ये कैटेगरीज हैं इसमें काफ़ी संख्या में एक मतलब संख्या होती है, ये नंबर होती है, या अधिक से अधिक जो है स्पेसिफिक डिसऑर्डर होती है जो कि शामिल होती है। ठीक है, इसमें एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अभी नीचे टेबल दिए हुए हैं, उस टेबल में आपको सारा कुछ जो है बता रहे हैं डिटेल में। टेबल बिलो प्रेजेंट्स द डिटेल। देखिए क्या सब दे रखे हैं इसमें। ये टेबल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बीएड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, CTET वगैरह की जो तैयारी करते हैं टेट की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। चलिए देखते हैं इसमें। कहते हैं इसमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कुछ विशिष्ट प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये है आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसमें डिसकैलकुलिया है। इसमें प्राइमरी एरिया जो इफ़ेक्टेड होते हैं वो आपका मैथमेटिक्स होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स को सीखने में जो है दिक्कत होती है। अब क्या दिक्कत होती है वो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए मैथमेटिक्स में बच्चों को जो है खास करके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है कि क्या सॉल्व करना है। ठीक है, एंड यूजिंग मैथ कॉन्सेप्ट एंड सिंबल। मैथ कॉन्सेप्ट और सिंबल को भी यूज़ करने में उन्हें दिक्कत होती है। रिकॉलिंग मैथ फैक्ट, मैथ की क्या फैक्ट है उसको याद करने में।
एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सच एज टाइम एंड मनी, और टाइम और मनी के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में। आगे दे रखे हैं इसमें, एज इट इज़ मोस्ट बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट इन सिंपल काउंटिंग ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। कहते हैं क्योंकि यह जो है अधिकतर एक प्रकार की प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो सिंपली रूप से जो है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो एग्जिस्ट हो सकती है विद 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, और इसका संबंध एक से एक करस्पॉन्डेंस से हो सकता है। स्टूडेंट में नॉट बी एबल टू काउंट बाय 3s और 5s, स्टूडेंट हो सकता है कि वो 3 और 5 की गिनती वो जो है ना कर पाए। मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिफ़िकल्ट बिकॉज, कहते हैं मैथ वर्ड जो प्रॉब्लम होती है और डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि बिकॉज द स्टूडेंट डज नॉट हैव ए सेंस ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ इरेलेवेंट, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना समझ नहीं होता है कि आखिर में क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रासंगिक है या रेलिवेंट है, एंड व्हाट इज़ इरेलेवेंट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और क्या ऐसा है जो रेलिवेंट नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो दूसरा प्रॉब्लम है वह आपका डिस्ग्राफिया का, यहाँ पे दे रखे हैं डिस्ग्राफिया। इसमें रिटर्न एक्सप्रेशन होती है, राइटिंग करने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं कि हैंड राइटिंग कैन बी इलेजिबल ड्यू टू पुअर लेटर फॉर्मेशन एंड पुअर लेटर स्पेसिंग। इसमें जो हाथ की लिखावट होती है वो पढ़ने के योग्य नहीं होती है, क्योंकि लेटर फॉर्मेशन बहुत ही ख़राब होती है, पुअर होती है, और जो लेटर का स्पेस देते हैं लिखते समय वो भी बहुत पुअर ख़राब होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे इसमें एकेडमिक प्रॉब्लम्स में इंक्लूड स्पेलिंग एंड एक्सेसिव टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रिटन नोट्स एंड असाइनमेंट। इसमें जो एकेडमिक प्रॉब्लम होते हैं उसमें स्पेलिंग और काफ़ी ज़्यादा जो टाइम लगते हैं स्पेलिंग लिखने में वो शामिल हो सकते हैं, और जो टाइम वो लगाते हैं नोट्स लिखने में या असाइनमेंट लिखने में, जो एग्जीक्यूट राइट रिटन नोट्स एंड असाइनमेंट, ठीक है। ऑफ्टन एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इन स्टार्टिंग रिटन असाइनमेंट, और अक्सर जो है एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी होती है उन्हें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, और रिटन असाइनमेंट को कहाँ से शुरू करें उनको समझने में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है डिसलेक्सिया। ये है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में आपको रीडिंग और स्पेलिंग में दिक्कत होती है। इसमें प्रॉब्लम्स इन रिकॉलिंग लेटर सीक्वेंसेस, इसमें क्या होते हैं तो लेटर सीक्वेंसेस को रिकॉल करने में दिक्कत होती है। जैसे कि गर्ल को ग्रिल पढ़ते हैं, मतलब जी के बाद आर आ रहा है, गर्ल में तो जी के बाद आए आता है, लेकिन उसको जो है गर्ल के बदले बच्चे ग्रिल पढ़ते हैं। साउंड टू सिंबल एसोसिएशन, सिंबल एसोसिएशन में इन्हें दिक्कत होती है। रिकॉल द साउंड दैट गोज़ विद द लेटर बी, ठीक है, और जो सही तरीके से लेटर के साथ जाना चाहिए बी के साथ वो नहीं कर पाते हैं वो। एंड वर्ड फॉर्म्स वॉज वी एस साउ, जैसे कि वर्ड फॉर्म्स जो होते हैं उन्हें याद नहीं हो पाता है, जैसे कि वॉज को वो साउ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं स्टूडेंट में मिक्सअप लेटर्स विद इन वर्ड्स एंड वर्ड्स विद इन सेंटेंसेज वाइल रीडिंग। कहते हैं पढ़ते समय स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेटर को मिला देते हैं, वर्ड को और वर्ड को जो है सेंटेंस में मिला देते हैं। लेटर रिवर्सल कर देते हैं, वो बी को डी पढ़ देते हैं, इन्वर्जन्स मतलब बी को डी, बी को उल्टा पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं, ये सब कॉमन होते हैं। इसके बाद जो 9 लिखा रहता है उसको वो 6 रीड करते हैं। ऑफ्टन देयर आर प्रॉब्लम्स विथ डायरेक्शनैलिटी एंड स्पेशल ओरिएंटेशन लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पर में उन्हें अक्सर जो है डायरेक्शन में भी दिक्कत होती है, खास करके लेफ़्ट और राइट में, उसी को स्पेशल ओरिएंटेशन इसमें जो है कहा गया। तो इस तरीके से इन्हें जो है वो स्पेशल ओरिएंटेशन में भी जो है क्या होते हैं आपके दिक्कत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन वैसे जो होते हैं वो खास करके अपने आसपास के माहौल के हिसाब से मोशन में या रेस्ट में जब अपने आप को आप एडजस्ट करते हैं तो उसको स्पेशल ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो इसकी भी समस्याएं बच्चों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका डिस्प्रैक्सिया है।
तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होते हैं, तो टास्क रिक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल्स, मतलब अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को पूरा करने के लिए आपकी मोटर स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब इसमें दे रखे हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, मे डेमोन्स्ट्रेट ए स्पेसिफिक डिसऑर्डर इन द एरिया ऑफ मोटर स्किल डेवलपमेंट। कहते हैं इससे मोटर स्किल डेवलपमेंट की जो एरिया होती है उसमें कुछ खास खराबी जो है वो दिखाई पड़ सकते हैं। मे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स प्लानिंग एंड कंप्लीटिंग फाइन मोटर स्किल्स, इसमें जो है प्लानिंग करने में और एक अच्छा मोटर स्किल को पूरा करने में जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस प्रॉब्लम मतलब उनको दिक्कत हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इज़ अफ्लिक्टेड एंड अबाउट 70% आर मेल। कहते हैं पूरी आबादी का लगभग 2% जो है लगभग इससे प्रभावित होते हैं, अफ्लिक्टेड होते हैं, और लगभग 70% इसमें मेल ही होते हैं जिससे ये समस्या होती है। आगे दे रखे हैं इसमें सिंपल टास्क सच एज बटनिंग ए शर्ट और मोर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज यूजिंग सीजर्स टू कट स्ट्रेट लाइन्स और ब्रशिंग टीथ मे बी अ चैलेंज। कहते हैं कुछ सिंपल टास्क जैसे कि शर्ट को बटन लगाना, या कुछ जटिल टास्क जैसे कि कैंची को जो है यूज़ करना, या सीधा लाइन में काटना, या अपने टीथ को जो है ब्रश करना, ये कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं या चुनौती हो सकते हैं। आगे दे रखे हैं आपके नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। नॉन वर्बल में जिसे आप बोल के नहीं कर सकते हैं, कुछ फिगर दे करके आपको सॉल्व करना है। इसमें मैथमेटिक्स और स्पेशल अवेयरनेस होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दे रखे हैं इम्पेयर्ड फंक्शनिंग एविडेंट इन नॉन लैंग्वेज एरिया सच एज मैथमेटिक्स, विजुअल, स्पेशल ओरिएंटेशन एंड मोटर ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो है आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नॉन लैंग्वेज एरियाज़ में जो है फंक्शन करने में जो है ख़राबी या इम्पेयर हो सकती है, जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स है, ये विजुअल स्पेशल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और मोटर कोऑर्डिनेशन है। सोशल स्किल्स आर आल्सो इम्पेयर्ड, इसमें जो समाज में काम करने की क्षमता होती है वो भी ख़राब पड़ सकती है इस प्रॉब्लम के कारण। विद इंटरप्रेटिंग सटल सोशल क्यूज़, कि आखिर सोसाइटी में हम कैसे आचरण करें, सही तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें, इसको भी इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है। आगे दे रखे हैं इसमें कि लेट अस टेक लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड डील विद इट। कहते हैं चलो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं और इसको डील करने का प्रयास करते हैं। ये है आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स 2.3.1 में। तो कहते हैं स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसऑर्डर्स आर ऑफ्टन ईयर्स बिहाइंड देयर क्लासमेट्स इन डेवलपिंग रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स। कहते हैं ऐसे विद्यार्थी या स्टूडेंट्स जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो अक्सर जो है ऑफ्टन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ 75% चांस होती है। ठीक है, ऑफ्टन जो है वो अपने जो साथ पढ़ने वाले होते हैं उनसे सालों पीछे होते हैं रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स को डेवलप करने के क्षेत्र में, इन डेवलपिंग रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स। DSM-4TR डिवाइड्स लर्निंग डिसऑर्डर्स इनटू 3 कैटेगरीज। कहते हैं ये जो डिसऑर्डर्स है इसको DSM-4TR जो है उसे 3 अलग अलग श्रेणियों में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें पहला वो रीडिंग डिसऑर्डर निकालते हैं, फिर डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, और थर्ड है आपका मैथमेटिक्स डिसऑर्डर। आगे दे रखे हैं नन ऑफ दिस डायग्नोसिस इज एप्रोप्रिएट इफ द disability can be accounted for by a sensory deficit such as visual or auditory problem। कहते हैं इनमें से कोई भी डायग्नोसिस, ठीक है, उपयुक्त नहीं होते हैं अगर डिसेबिलिटी जो है वो उस बात का विषय बनाया जा सकता है सेंसरी डेफिसिट से। अगर सोचने समझने की शक्ति अगर कमज़ोर हो, डेफिसिट हो, अगर उसकी वजह से हो, तो जैसे कि मान के चलो देखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, तो अगर ये आपके विजुअल और ऑडिटरी प्रॉब्लम है तो कोई भी जो है डायग्नोसिस जो है कहते हैं यहाँ पर में रोग की लक्षण को देख करके जो उपचार करते हैं तो उसको डायग्नोसिस में लेते हैं, तो वो जो है कहते हैं अप्रोप्रिएट नहीं होते। ये फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर में।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसऑर्डर्स फाइंड क्लासरूम ए फ्रस्ट्रेटिंग प्लेस। कहते हैं जिन बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, ऐसे बच्चों को जो क्लासरूम होते हैं उनको ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटिंग प्लेस है, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जगह नहीं है। When they are unable to understand what they are reading or to follow directions, जब वे उन चीज़ों को समझने में जो है अयोग्य होते हैं कि वो क्या पढ़ रहे होते हैं या किस चीज़ को या किस निर्देश को वो फॉलो कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कुछ है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में। अभी मैंने बता ही दिया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होते हैं, उसके ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कितने टाइप के होते हैं मैंने अभी बता दिया था ऊपर। व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप के अंदर जो टाइप होते हैं उसको सब टाइप्स कहा गया है। इसके बाद आपके आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। देखिए दे रखे हैं रीडिंग डिसऑर्डर से पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को, जिसको डिसलेक्सिया में शामिल किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज डिसलेक्सिया, कहते इस प्रकार की डिसऑर्डर है उसे डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। इज़ क्वाइट वाइड स्प्रेड, जो कि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा इस नाम से जाना जाता है, वाइड स्प्रेड है। इन फैक्ट रीडिंग डिसेबिलिटीज़ अफेक्ट 5 to 10% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। कहते हैं वाकई में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है आपके, वो स्कूल एज जो चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल के उम्र के जो बच्चे होते हैं, उसमें से 5 से 10% के जो बच्चे होते हैं, 10% होते हैं, उसको प्रभावित करती है। चिल्ड्रन विद रीडिंग डिसऑर्डर हैव सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी, कहते हैं रीडिंग डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं होती है। विद वर्ड रिकग्निशन, उसे शब्द को पहचानने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने में, और साथ में स्पेलिंग को लिखने में। While reading out loud, they omit, add or distort the pronunciation of words. कहते हैं कि ज़ोर से पढ़ते समय वो क्या करते हैं, गलती करते हैं, कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, या जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। टू एन एक्सटेंट, ये उस हद तक कर देते हैं विच इज़ अनयूजुअल फॉर देयर एज, जो कि उनकी एज में सामान्य नहीं माना जाता है, सामान्य नहीं होते हैं। इन एडल्टहुड, कहते हैं जब एडल्टहुड का टाइम आता है, प्रॉब्लम्स विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पेलिंग, रिटन स्पेलिंग परसिस्ट। तो कहते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो रिटन स्पेलिंग की जो समस्या है, इसलिए दे रखे हैं प्रॉब्लम विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिटन स्पेलिंग, ये परसिस्ट रहते हैं, बरकरार रहते हैं, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये बड़े होने के बाद भी ऐसे ही रहते हैं जैसे उनके बचपन में थे। बट प्रेजेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर डज नॉट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम ग्रेट अचीवमेंट, कहते हैं लेकिन अगर इस डिसऑर्डर की अगर मौजूदगी होती है तो यह किसी भी पर्सन को कुछ ऊंचा हासिल करने में जो है उन्हें नहीं रोकती है, ऊंचा हासिल करने से नहीं रोकती है, उनके जीवन में फिर भी ग्रेट अचीवमेंट्स होती रहती है। फॉर एग्जांपल टॉम क्रूज वेल नोन एक्टर हैज़ डिसलेक्सिया, कि टॉम क्रूज नाम के एक जाने माने हुए जो है अभिनेता हैं जिनको डिसलेक्सिया की समस्या है। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल विद डिसलेक्सिया शेयर एन इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट द साउंड इन स्पोकन वर्ड्स। कहते हैं वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ महत्वपूर्ण जो संख्या है लोगों की जिसको डिसलेक्सिया है, वह एक ऐसी प्रकार की अयोग्यता को जो है शेयर करते हैं जो कि स्पोकन वर्ड्स में जो साउंड होते हैं उनको अलग करने में या उनको भेद करने में अयोग्य होते हैं। ए चाइल्ड विद डिसलेक्सिया फॉर एग्जाम्पल माइट हैव प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द वर्ड बैट बाय साउंडिंग आउट द इंडिविजुअल लेटर्स BAT। कहते हैं ऐसे बच्चे जिसमें डिसलेक्सिया होते हैं, उदाहरण के लिए उन्हें जो है बैट जैसे वर्ड को साउंड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। अगर उसे बैट की लेटर को BAT को अलग अलग करके अगर सही से उसका उच्चारण या साउंड निकाला जाए तो। अदर चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया मे हैव ट्रबल विद राइमिंग गेम्स, और दूसरे जो बच्चे होते हैं डिसलेक्सिया के, उनके अंदर में राइमिंग गेम्स की समस्या हो सकती है। जैसे कि कैट और बैट दोनों राइमिंग में है, राइमिंग आपको पोएम में आपने पढ़े होंगे, कैट माइट जैसे कि होते हैं माइट साइट, ऐसे ही है कैट बैट।
तो इस तरीके को रैम करने में भी इनको दिक्कत होती है। These skills are fundamental to learning to read। और ये जितने भी स्किल्स हैं वो रीडिंग करने की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें ये फंडामेंटल है, जो मुख्य नींव रखते हैं, यहीं से शुरुआत होती है रीडिंग। ठीक है। फॉर्चुनेटली रेमिडियल रीडिंग स्पेशलिस्ट्स हैव डेवलप्ड टेक्निक्स। कहते हैं भाग्यवश कि कुछ सुधार करने वाले जो रीडिंग स्पेशलिस्ट है, जो रीडिंग को ठीक करवा सकते हैं, उन्होंने टेक्निक्स को, तकनीक को जो है विकसित किए हैं, दैट कैन हेल्प मेनी चिल्ड्रन, जो कि बहुत सारे चिल्ड्रन को हेल्प कर सकते हैं जिसको डायस्लेक्सिया है, विद डायस्लेक्सिया एक्वायर दिस स्किल्स। ठीक है। दैट कैन हेल्प मेनी चिल्ड्रन डायस्लेक्सिया एक्वायर दिस स्किल्स। वो इस स्किल्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो टेक्निक अगर रीडिंग स्पेशलिस्ट अगर दे देते हैं, अगर उसको सीख ले, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे डायस्लेक्सिया वाले बच्चों को राहत या मदद मिल सकती है। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, हाउएवर देयर इज़ मोर टू रीडिंग दैन रीऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स। लेकिन कहते हैं रीऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स की तुलना में अधिक से अधिक जो है रीडिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग करनी होती है। कहते हैं फिर भी यहाँ पे हाउएवर दे रखे हैं, इफ़ द ब्रेन इज़ अनेबल टू फॉर्म इमेजेस और रिलेट न्यू आइडियाज़ टू दोज स्टोर्ड इन मेमोरी, द रीडर कांट अंडरस्टैंड और रिमेंबर द न्यू कॉन्सेप्ट्स। कहते हैं अगर दिमाग जो है वो इमेज को फॉर्म करने में या नए आइडियाज़ को एक साथ करने में अगर अयोग हो कर देती है, ख़ास करके स्टोर्ड मेमोरी में, मतलब किसी के दिमाग में मेमोरी में स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर उसको इमेज की फॉर्म में या आइडियाज़ के फॉर्म में अगर उसको बताने में अनेबल हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, द रीडर कांट अंडरस्टैंड। तो रीडर जो होते हैं वो समझ नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं नए नए कॉन्सेप्ट्स को। द रीडर वही दे रखे हैं, कांट अंडरस्टैंड और रिमेंबर द न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए कह रखे हैं, इसके लिए बेटर ये है कि जो भी उनके दिमाग में मेमोरी में स्टोर्ड है उनको वो इमेज की फॉर्म में लाए, नए नए आइडियाज़ को रिलेट करे, जिससे कि वो नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीख सके। सो अदर टाइप्स ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटीज़ कैन अपीयर इन द हायर ग्रेड्स। कहते हैं इस तरह से जो दूसरे प्रकार के रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है वो मतलब हायर क्लासेस में क्या होते हैं आपको मालूम पड़ सकते हैं। When the focus of reading shifts from word identification to comprehension, जब रीडिंग की जो फोकस होती है वो वर्ड आइडेंटिफिकेशन से कॉम्प्रिहेंसन की ओर बढ़ता है, तो मतलब पहले तो आप वर्ड को आइडेंटिफाई करने में बिजी रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने कॉम्प्रिहेंसन दे दी जाती है तो कॉम्प्रिहेंसन को देते समय क्या होती है, आपको दिक्कत होती है। और कॉम्प्रिहेंसन सब ज़्यादातर जो है वो हायर क्लासेस में दी जाती है, हायर ग्रेड्स में दी जाती है। आगे दे रखे हैं कि यहाँ पर मैं रिमेंबर के लिए, देयर इज़ अ कॉमन मिसपरसेप्शन दैट ऑल पीपल विद डायस्लेक्सिया सी वर्ड्स बैकवर्ड्स, दैट इज़ वॉज फॉर साउ। कहते हैं यहाँ पर में कॉमन मिसपरसेप्शन है। मिसपरसेप्शन का मतलब सोचने समझने की जो हमारी शक्ति होती है उसमें गलती होती है, तो उसी को मिसपरसेप्शन कहा जाता है। वह मिसपरसेप्शन ये है कि सभी लोग जो है जिसको डायस्लेक्सिया होते हैं वो वर्ड्स को पीछे की ओर देखते हैं। मान के चलिए वॉज लिखा हुआ है तो उसको साव देखते हैं, SAW, मतलब जो लास्ट वाला लेटर था वो पहले हो गया और इस तरीके से लेटर ये पूरा वर्ड उल्टा हो गया। हाउएवर ओनली अबाउट 30% ऑफ पर्सन्स विद डायस्लेक्सिया हैव ट्रबल विद रिवर्सिंग लेटर्स एंड नंबर्स। लेकिन कहते हैं फिर भी मात्र जो है लोगों के 30% ही लगभग जो होते हैं जिसको डायस्लेक्सिया होते हैं उन्हें रिवर्सिंग लेटर और नंबर में जो है दिक्कत हो। रिवर्सिंग लेटर वही है, वॉज को 100 पढ़ दिया है, या नंबर को उल्टा, जैसे 9 है तो 9 को 6 पढ़ते हैं, उसी को रिवर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि 2.3.3 में डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, कोई चीज़ लिखा हुआ है, अब उसको आपको देख करके क्या करना है, आपको जो है आपको बताना है, लेकिन उसमें आप नहीं बता पा रहे हैं, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उसके ऊपर दे रखे हैं, दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू कंपोज द रिटन वर्ड, दैट इज स्पेलिंग एरर्स, एरर्स इन ग्रामर और पंक्चुएशन और वेरी poor handwriting, which is serious enough to interfere significantly with academic achievement or activities of daily living that require writing skills।
कहते हैं ये वह डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि एबिलिटी की इम्पेयरमेंट शामिल होती है, मतलब इम्पेयरमेंट होती है, एबिलिटी में कमी होती है, खास करके रिटन वर्ड को कंपोज करने में, जैसे कि स्पेलिंग एरर को, ग्रामर में जो एरर होती है या पंक्चुएशन में होती है। बहुत ज़्यादा ख़राब हैंड राइटिंग होती है आपकी, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस इनफ होती है यहाँ पर में सिग्निफिकेंटली रूप से एकेडमिक अचीवमेंट को हासिल करने में, क्योंकि ये एकेडमिक अचीवमेंट में इंटरफेयर कर देती है या ऐसे एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर देती है जो आपकी रोज़ की जीविका से संबंधित है, जिसमें कि आपकी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। आगे दे रखे हैं इसमें, राइटिंग इन्वॉल्व सेवरल ब्रेन एरियाज़ एंड फंक्शंस। राइटिंग में बहुत सारे ब्रेन एरियाज़ और फंक्शन जो है वो शामिल होते हैं। द ब्रेन नेटवर्क्स फॉर वोकेबलरी, ग्रामर, हैंड मूवमेंट एंड मेमोरी मस्ट ऑल बी इन गुड वर्किंग ऑर्डर। कहते हैं जो ब्रेन नेटवर्क होते हैं उसके लिए आपके वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आप जब लिख रहे होते हैं तो आपके हैंड मूवमेंट अच्छा होना चाहिए और मेमोरी भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मस्ट ऑल बी इन गुड वर्किंग ऑर्डर, ये सभी जो है आपकी अच्छी खासी कंडीशन में काम करते हुए होनी चाहिए। सो ए डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर में रिजल्ट फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन एनी ऑफ दिस एरियाज़। कहते हैं अगर इन सभी क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये होती है केवल डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर के कारण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड who is unable to distinguish the sequence of sounds in a word has problems with spelling। कहते हैं एक ऐसा बच्चा जैसे कि जो है वो वर्ड को साउंड करने में या उसको बोलने में दे रखे हैं ना, उसको दिक्कत होती है। कहते हैं एक बच्चा जिसको कि जो है वो उन्हें दिक्कत होती है, अनेबल होते हैं कि वर्ड की जो साउंड्स होती है उसको जो है आपके सीक्वेंस को अलग करने में, या उन्हें जो है वो स्पेलिंग के प्रॉब्लम को समझने में। ए चाइल्ड विद ए राइटिंग डिसेबिलिटी माइट बी अनेबल टू कंपोज कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। कहते हैं कि राइटिंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो जो है कंप्लीट और ग्रामेटिकल जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लायक नहीं हो सकते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें मैथमेटिकल डिसऑर्डर 2.3.4 में, चिल्ड्रन विथ मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स डिसऑर्डर may have difficulty rapidly and accurately recalling arithmetic facts, counting objects correctly and quickly, or aligning number or in odd columns। कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उन्हें बहुत तेज़ी से या सही सही अरिथमेटिक फैक्ट को याद करने में जो है उन्हें दिक्कत हो सकती है, ऑब्जेक्ट को काउंट करने में सही सही या जल्दीबाजी में, या जितने भी नंबर होते हैं उनको एक कॉलम में एक लाइन में लगाने के लिए। If you doubt that arithmetic is a complex process, think of the steps you take to solve this simple problem। कहते हैं अगर आपको शक होता है कि अरिथमेटिक जो है एक जटिल जो है प्रोसेस है, तो उन सारे स्टेप के बारे में सोचो जो कि आपको सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है हेल्प कर सकती है। जैसे कि 25 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स, कि अगर 25 को 3 अलग अलग भागों में अगर डिवाइड किया जाए तो। आगे दे रखे हैं इसमें कि अरिथमेटिक इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स एंड सिंबल्स। अरिथमेटिक में क्या है कि नंबर और सिंबल को रिकॉग्नाइज करना सारे शामिल होते हैं। मेमोराइजिंग फैक्ट्स सच एज मल्टीप्लिकेशन टेबल, अलाइनिंग नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक प्लेस वैल्यू एंड फ्रैक्शंस। खास करके जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होते हैं नंबर को अलाइन करने में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो है समझने में, जैसे कि प्लेस वैल्यू और फ्रैक्शन को। Any of these may be difficult for children with arithmetic disorder। कहते हैं arithmetic disorder जिसको अंकगणित वाली डिसऑर्डर होती है अगर किसी भी बच्चे में, तो उन्हें इन सभी को सॉल्व करने में समस्या हो सकती है। Any of these may be। ठीक है, Problems with numbers और basic concepts are likely to show up early। कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स या जो नंबर होती है उनकी प्रॉब्लम जो होते हैं शुरुआत में ही जो है ये सब सारी चीज़ें देखने की संभावना बनती है। डिसेबिलिटीज़ दैट अपीयर इन लेटर ग्रेड्स आर मोर ऑफ्टन टाइड टू प्रॉब्लम्स इन रीजनिंग। कहते हैं कि ऐसे डिसेबिलिटीज़ जो कि बाद के कक्षाओं में या ग्रेड्स में जो है मालूम पड़ती है, देखी जाती है, वो अक्सर जो है वो रीजनिंग की जो समस्या होते हैं उससे
बंधी होती है, टाइट होती है। आगे दे रखे हैं इसमें कि मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक ओवरलैप एंड बिल्ड ऑन द सेम ब्रेन कैपेबिलिटीज़। कहते हैं बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है, वो एक ही प्रकार के जो ब्रेन कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है, उसको बिल्ड करने में, या ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताए गए हैं उसको ओवरलैप करने की जो है एक पहलू होती है। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट पीपल कैन बी डायग्नोस्ड एज हैविंग मोर देन वन एरिया ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कहते हैं इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होते हैं दैट पीपल कैन बी डायग्नोस्ड, कि किसी भी पीपल को डायग्नोज किया जा सकता है किसी एक से अधिक क्षेत्र की एरिया में जहाँ पे उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। मतलब कहने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, उनके अंदर में एक से अधिक भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज अंडरलाइज लर्निंग टू स्पीक, कि अंडरस्टैंड जो है लैंग्वेज की, उसकी जो एबिलिटी होते हैं वो स्पीकिंग करने की जो मतलब जब आप लर्निंग करना शुरू करते हैं, स्पीक करना शुरू करते हैं, तो उसके तहत जो है वो आता है, ये अंडरलाई करता है। Therefore, any disorder that hinders the ability to understand language will also interfere with the development of speech, which in turn hinders learning to read and write. कहते हैं कि इस कारण से कोई भी डिसऑर्डर जो कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की क्षमता को रोकती है या हिंडर करती है, ये क्या करेगी कि स्पीच की डेवलपमेंट में भी इंटरफेयर करेगी, ठीक है, जो कि बदले में रीड और राइट करने की जो लर्निंग होती है उनको भी रोकती है या हिंडर करती है या उसमें बाधा बनती है। ए सिंगल गैप इन द ब्रेन्स ऑपरेशन कैन डिसरप्ट मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कहते हैं ब्रेन्स ऑपरेशन के अगर एक भी गैप है, सिंगल भी गैप है, तो कई प्रकार की एक्टिविटी में जो है बाधा उत्पन्न कर सकती है। आगे दे रखे हैं 2.3.5 में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। इसमें जो है आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, बोलचाल में दिक्कत होते हैं। तो इसमें दे रखे हैं स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आर ऑफ्टन द अर्लीस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं वो अक्सर जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी की जो है शुरुआती जो है वो इशारा होती है, इंडिकेटर होती है। People with developmental speech and language disorders have difficulty producing speech sounds using spoken language to communicate or understanding what other people say. कहते हैं ऐसे लोग जिसमें कि डेवलपमेंटल स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं, उन्हें जो है साउंड को जो है बोलने में या प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है, स्पोकन लैंग्वेज को यूज़ करने में, जिसको वो कम्युनिकेट करने में, लोगों के साथ बोलने में यूज़ कर सके, या उन चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है जो दूसरे लोग कहते हैं, मतलब किसी ने कुछ कहा उसको समझने में भी उन्हें दिक्कत होती है। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम द स्पेसिफिक डायग्नोसिस में भी, कहते हैं इन सभी समस्याओं पर निर्भर होते हुए कुछ खास डायग्नोसिस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, कि लैंग्वेज डिसऑर्डर को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे दे रखे हैं कि लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो सकते हैं। मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव जो मिक्स्ड होते हैं लैंग्वेज, उसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये आपका लैंग्वेज का पार्ट है, और स्टटरिंग हो सकते हैं, तुतलाने की जो आदत होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपको 2.3.6 में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं कि जब आप कोई लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो उस समय उस लैंग्वेज को बताते समय जो प्रॉब्लम होती है उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इस डिसऑर्डर में क्या क्या होते हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होते हैं, द चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन स्पीच। इसमें किसी भी मेल या फीमेल को जो है अपनी स्पीच को बोलने में जो है वो कठिनाई होती है। द चाइल्ड माइट लुक ईगर टू कम्युनिकेट बट वुड हैव डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। चाइल्ड जो है वो बोलने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, ऐसा दिखेगा बच्चा कि बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें
सही वर्ड्स का वो खोज नहीं पाता है और सही वर्ड्स को खोजने में उन्हें कठिनाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मे बी अनेबल टू कम अप विद द वर्ड बस व्हेन पॉइंटिंग टू ए बस ऑन द रोड। एग्ज़ाम्पल के लिए दे रखे हैं कि उन्हें जैसे बस जैसे वर्ड को अपने अंदर लाने में कम मीनिंग है यहाँ पर में अपने अंदर लाने में अयोग्य हो सकते हैं जब वो किसी बस को रोड पे देख के इशारा कर रहे होते हैं। तो बाय एज 4 सच चाइल्ड वुड बी एबल टू स्पीक ओनली इन शॉर्ट फ्रेजेस। और 4 वर्षों तक, बाय एज 4 मतलब 4 वर्षों तक ऐसे जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे जो है फ्रेजेस होते हैं उसी में केवल जो है वो बोलने के योग्य होंगे। फ्रेजेस होते हैं, ख़ास करके फ्रेज़ उसे कहा जाता है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और आपको प्रेडिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग वर्ड्स से मिलके बने होते हैं तो उसी को फ्रेज़ कहा जाता है। ओल्ड वर्ड्स आर ईजिली फॉरगॉटन व्हेन न्यू वंस आर लर्नड एंड ऑल्सो द यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वुड बी बिलो हिज एज लेवल। कहते हैं पुराने वर्ड आसानी से भुला दिए जाते हैं जब नए वर्ड उनके दिमाग में आ जाते हैं या नए वर्ड को याद करते हैं तो, और जो ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है उनका भी यूज़ जो है वो भूल जाते हैं। और ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो उनकी जो एज होना चाहिए उनसे भी नीचे का होता है। वुड बी बिलो हिज एज लेवल। वुड बी बिलो हिज एज लेवल मीन्स उनके एज से कम का जो होता है उतना भी उनको नहीं आता है। आगे है रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू DSM expressive language disorder may be occur in communication regardless of whether the communication is oral or sign language। कहते हैं DSM के अनुसार से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो कम्युनिकेशन जो है उसमें हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कम्युनिकेशन इज़ ओरल और साइन लैंग्वेज। और इसमें यह नहीं देखा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो आपका ओरल है या साइन लैंग्वेज है। ओरल का मतलब जो बोल के बोला जाता है और साइन लैंग्वेज का मतलब है जो इशारा करके किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वह है आपका 2.3.7 में, वह है मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसमें रिसेप्टिव होते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं। रिसेप्टिव का मतलब होते हैं जब कोई भी चीज़ को अपने अंदर रिसीव किया जाता है उसको रिसेप्टिव कहा जाता है। इसमें दे रखे हैं इन एडिशन टू हैविंग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एज मेंशन्ड अबव, children in this category also experience receptive language disorder, understanding words, sentences or types of words, that is a spatial, quantity and so forth। कहते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को अपने अंदर होने के अलावा या के अतिरिक्त, जैसे कि ऊपर बताया गया है, जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ का भी जो है अनुभव करते हैं। इसमें वर्ड को समझने में, सेंटेंस को समझने में, कितने वर्ड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनको समझने में, जैसे कि स्पेशल को समझने में, क्वांटिटी को समझने में इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो स्पेशल, क्वांटिटी या इत्यादि जो बताए हैं उन चीज़ों को उन्हें धारण करने में या अंडरस्टैंड करने में उन्हें दिक्कत होती है। अब यहाँ स्पेशल का मतलब क्या होते हैं? SPATIL। स्पेशल का मतलब होता है अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे होते हैं उनकी जो साइज़ होती है, उनकी स्थिति कैसी है, उनके बारे में उनको बताने में क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। सम पीपल हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कि स्पीच के कुछ खास जो रूप होते हैं उनको भी समझने में परेशानी होती है। इट्स एज इफ़ देयर ब्रेन्स आर सेट टू ए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड द रिसेप्शन इज़ पुअर। और ऐसा मालूम पड़ता है मानो कि उसका दिमाग जो है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में सेट हो गया है और उसके रिसेप्शन की जो शक्ति है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए टॉडलर हु डजंट रिस्पॉन्ड टू हिज नेम, ए प्री स्कूलर हु हैंड्स यू ए बॉल व्हेन यू आस्क फॉर ए बॉल, और ए वर्कर हु कॉन्सिस्टेंटली कांट फॉलो सिंपल डायरेक्शंस। कहते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक टॉडलर जो होते हैं, टॉडलर का मतलब एक ऐसा बच्चा जो अभी सही से चलना भी ना सीखा हो,
ऐसे को टॉडलर कहा जाता है। तो टॉडलर जो होते हैं वो अपने नेम, अगर उसको नेम लेके अगर आप बुलाएंगे तो वो सही से उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता है। स्कूल जो जाने वाले बच्चे होते हैं उससे पहले का जो उनका टाइम होता है, जो हु हैंड्स यू ए बेल, जो कि आपको एक बेल थमाता है, आप कहते हो बॉल देने के लिए, लेकिन आगे दे रखा है इसमें यू आस्क्ड फॉर ए बॉल, आपने कहा कि बॉल दो, लेकिन आपके हाथ में उसने क्या किया, बेल दे दिया। और ए वर्कर हो कॉन्सिस्टेंटली कांट फॉलो सिंपल डायरेक्शन, या इसमें ऐसे भी वर्कर आ सकते हैं जो कि कॉन्सिस्टेंटली रूप से, कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है जो कभी बदले ना, जो पहले था वो अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो कॉन्सिस्टेंटली तरीके से साधारण जो डायरेक्शन है उसको नहीं फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देयर हियरिंग इज़ फाइन बट दे कांट मेक सेंस ऑफ सर्टेन साउंड्स वर्ड्स। कहते हैं उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो अच्छा होता है, लेकिन वो निश्चित साउंड, वर्ड्स या और भी चीज़ें हैं उनको नहीं समझा सकते, कांट मेक सेंस। साथ में सेंटेंसेस को भी नहीं समझ सकते जो वो सुनते हैं, सेंटेंसेस दे हियर। यहाँ पे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं है, दे हियर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्ड साइलेंट है। दे में इवन सीम इन अटेंटिव, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो इन अटेंटिव है। इन अटेंटिव का मतलब कोई चीज़ का ध्यान ही नहीं देता है। बिकॉज यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच आर स्ट्रॉन्ग रिलेटेड, मैनी पीपल विद रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑल्सो हैव एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसेबिलिटी। क्योंकि स्पीच को अंडरस्टैंड करना और उसको यूज़ करना ये काफ़ी स्ट्रांगली रूप से एक दूसरे से कनेक्ट है। जब तक आप स्पीच को यूज़ नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, ऑल्सो हैव एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ऑफ कोर्स इन प्री स्कूलर्स सम मिसयूज़ ऑफ साउंड्स, वर्ड्स और ग्रामर इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लर्निंग टू स्पीक। कहते हैं वाकई में बहुत सारे ऐसे प्री स्कूलर्स होते हैं, कुछ तो साउंड का गलत इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का भी और ग्रामर का भी। अगर नॉर्मल तरीके से भी अगर वो बोलना सीखें तो उसमें भी उन्हें दिक्कत होती है। सीरियस तरीके से तो सीखने की प्रॉब्लम उन्हें हमेशा ही होती है, लेकिन नॉर्मल तरीके से भी अगर वो सीखने की कोशिश करें बोलने का, तो उनके अंदर में साउंड, वर्ड और ग्रामर की समस्या होती है। इट्स ओनली व्हेन दिस प्रॉब्लम्स परसिस्ट दैट देयर इज़ एनी कॉज फॉर कंसर्न। कहते हैं यही मात्र वो जगह होता है या समय होता है जब ये प्रॉब्लम बरकरार होती है। परसिस्ट का मतलब बरकरार रहना, दैट देयर इज़ एनी कॉज फॉर कंसर्न्स, और यही जो है हमारी जो है चिंता का विषय बन जाता है। आगे दे रखे हैं 2.3.8 में फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक्चुअली में फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो आपको फोनेटिक्स में ज़्यादा मिलेंगे या लैंग्वेज में मिलेंगे। किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो उससे फोनोलॉजी मिलेंगे आपको, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो चिल्ड्रन विद फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर आर एबल टू कम्प्रीहेंड एंड यूज ए सब्सटैंशियल वोकैबुलरी बट देयर स्पीच इज़ नॉट क्लियर। कहते हैं ऐसे बच्चे जिनके फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो एक ठोस वोकैबुलरी, सब्सटैंशियल मतलब मजबूत, ठोस वोकैबुलरी को यूज़ करने में और उन्हें समझने के वो योग्य होते हैं, बट देयर स्पीच इज़ नॉट क्लियर, लेकिन जब वो बोलता है तो वो साफ साफ नहीं होते। चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर हैव ट्रबल कंट्रोलिंग देयर रेट ऑफ स्पीच। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसे ये डिसऑर्डर होती है, उन्हें अपने जो बोलने की जो दर होती है, मान के चलिए आप जब बोलते हैं तो आप अपनी बोली पे संयम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कहाँ पे धीमा करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, तो उसी को रेट ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसको भी कंट्रोल करने में इन्हें परेशानी होती है। और दे में लैग बिहाइंड प्लेमेट्स इन लर्निंग टू मेक स्पीच साउंड्स। और अपने जो साथ खेलने वाले हैं उनसे भी वो पीछे रह जाते हैं किसी भी साउंड को बोलने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए चाइल्ड एट 6 might still say wabbit instead of rabbit and swim for swim। कि एक बच्चा अगर 6 साल का है तो वह अभी भी जो है रैबिट को वैबिट और स्विम को स्विम कह सकता है, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कि रैबिट के बदले में वो वैबिट बोलता है और स्विम के बदले में वो स्विम बोलता है।
तो इंस्टेड ऑफ का मतलब के बदले में होता है। दे हैव नॉट लर्नड आर्टिकुलेशन ऑफ द लेटर एक्वायर्ड स्पीच साउंड्स। और हो सकता है कि बाद में जो वो कोई साउंड को अपने अंदर हासिल करते हैं उनको बोलने में भी जो है उन्हें दिक्कत होती है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्पीक करना, उसको बोलना, ठीक है। जैसे कुछ साउंड है इसमें आर, एस, एच, ये सारे फोनोलॉजिकल साउंड है आपके। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंटल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स आर कॉमन। कहते हैं डेवलपमेंटल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब ये डेवलपमेंटल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होते हैं? समय के साथ क्या होता है, हमारी बोली वाणी में परिवर्तन होती है, हमारी स्पीच में परिवर्तन होती है। जब बच्चा 6 इयर्स का होता है तो उसके बोलने की स्टाइल अलग होती है, 10 इयर्स के होते हैं तो स्टाइल अलग होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उनका आर्टिकुलेशन होता है। तो ऐसे बच्चों में जो है डेवलपमेंटल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होती है और ये साधारण होती है, कॉमन होती है, मतलब एज के साथ साथ ये अभी भी बरकरार रहती है। दे अपीयर इन एटलीस्ट 10% ऑफ चिल्ड्रेन यंगर दैन एज 8। कहते हैं कि 8 साल से कम के जो 10% के बच्चे होते हैं, कम से कम ऐसे बच्चों में इनकी संख्या मालूम पड़ती है। फॉर्चुनेटली आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स कैन ऑफ्टन बी आउटग्रोन और सक्सेसफुली ट्रीटेड विद स्पीच थेरेपी। कहते हैं भाग्यवश आर्टिकुलेशन जो डिसऑर्डर होते हैं इससे भी जो है अक्सर बढ़ा दिए जाते हैं या सक्सेसफुली जो है ट्रीट कर दिए जाते हैं कुछ स्पीच थेरेपी का प्रयोग करके। अब इसके बाद आप सीखेंगे इसमें स्टटरिंग क्या होते हैं। तो स्टटरिंग जो है खास करके बच्चे में ये भी एक बोलने की जो है स्पीच होती है उसमें दिक्कत होती है, इसको स्टटरिंग कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि जो वर्बल फ्लुएंसी होती है, दिस इन्वॉल्व्स डिस्टर्बेंस इन वर्बल फ्लुएंसी दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्पीच पैटर्न्स। मतलब इसमें जो है स्पीच की पैटर्न होती है तो उसमें एक या एक से अधिक जो है समस्या इसमें शामिल हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए इसमें दे रखे हैं कि फ्रीक्वेंट रिपीटिशन और प्रोलॉन्गेशंस ऑफ साउंड्स। कोई भी साउंड को अगर वो बोलता है तो उसको बार बार बोलता है या उसको बहुत लंबा करके बोलता है। मान के चलिए अगर बोलना है यहाँ पर में कैन आई गो, तो उस कैन को वो सी को मतलब जोर डालेगा, सी पे जोर डाले रखेगा, उसके बाद कैन को बोलेगा। तो इस तरीके से वो कैन आई गो बोल पाता है। तो इसी को प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड्स कहा जाता है या फ्रीक्वेंट रिपीटिशंस कहा जाता है। लॉन्ग पॉजेज बिटवीन वर्ड्स के बीच में वो लंबे समय तक रुकता है। सब्स्टिट्यूटिंग ईजी वर्ड फॉर दोज दैट आर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। ऐसे बच्चे क्या करता है, जो वर्ड उन्हें बोलने में डिफ़िकल्ट होती है उनके बदले में आसान वर्ड खोज लेता है और उसको रख करके वो बोलता है। इसी को सब्स्टिट्यूटिंग कहा जाता है। रिपीटिंग होल वर्ड्स, पूरी वर्ड को वो रिपीट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गो को 4 बार बोल देता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 गो, मतलब एक बार बोलने के बजाय वो क्या करता है, गो को 4 बार बोल देता है। Sometimes bodily twitching and eye blinking accompany the verbal difficulties। कभी कभी क्या होता है, बॉडली ट्विचिंग होती है। बॉडली ट्विचिंग का मतलब होते हैं जब बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में हरकत होती है, उनकी आंख जो है वो पलक झपकती रहती है, आई ब्लिंकिंग होते हैं, और ये सभी जो है वर्बल डिफ़िकल्टीज़ एक साथ में होते हैं। String can interfere with academic, social and occupational functioning and can prevent a capable person from reaching his potential। स्टटरिंग जो है ये एकेडमिक, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को जो है इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और ये एक जो सक्षम व्यक्ति है, कैपेबल पर्सन है, उनको अपनी जितनी उनकी ताकत है, पोटेंशियल है, वहाँ तक पहुँचने में रोक सकते हैं। इट इज़ वर्स व्हेन द पर्सन गेट्स नर्वस और एंक्शस। और यह और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है जब कोई भी आदमी नर्वस हो जाता है या चिंतित हो जाता है, एंक्शस हो जाता है। This usually shows up at around age 5 and almost always before the age of 10 and is found 3 times more in males than in females। कहते हैं यह साधारणतया 5 वर्षों के आसपास में जो है ज़्यादातर दिखाई पड़ती है और लगभग हमेशा जो है 10 वर्ष से पहले जो है ये दिखाई पड़ती है, और ख़ास करके मेल्स में यह फीमेल्स की तुलना में 3 गुना पाया जाता है। रिकवरी कैन बी स्पॉन्टेनियस, और इसमें अगर दोबारा असली अवस्था में आनी है तो ये अपने आप ही हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वैच्छिक हो सकते हैं, इसे किया नहीं जा सकता।
इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, वो है आपका 2.3.9 में मोटर स्किल्स डिसऑर्डर्स। मोटर स्किल्स डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। मोटर स्किल डिसऑर्डर को जो है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। इन्वॉल्व्स इम्पेयरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या चीज़ें शामिल होती है, तो मोटर कोऑर्डिनेशन की जो डेवलपमेंट है उसमें खराबी होती है, इम्पेयरमेंट, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल बाय मेंटल रिटार्डेशन और ए नॉन फिजिकल डिसऑर्डर सच एज सेरिब्रल पैल्सी। कहते हैं जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है या नॉन फिजिकल डिसऑर्डर के द्वारा, जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी होते हैं। मैंने सेरिब्रल के बारे में बताया था पहले आपको। तो चिल्ड्रन हैविंग दिस डिसऑर्डर वुड हैव डिफ़िकल्टी टाइंग शूज लेसेस एंड बटनिंग शर्ट्स एंड व्हेन ओल्डर विद प्लेइंग बॉल, प्रिंटिंग और हैंड राइटिंग। कहते हैं ऐसे बच्चे जिसको ये डिसऑर्डर होते हैं उन्हें शू का लेस बांधने में दिक्कत होती है, अपने शर्ट का बटन लगाने में, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बॉल खेलने में दिक्कत होती है, प्रिंट करने में दिक्कत होती है, हैंड राइटिंग में दिक्कत होती है। दिस डायग्नोसिस इज मेड ओनली इफ द इम्पेयरमेंट interferes significantly with academic achievement or with activities of daily living। और कहते हैं इसका जो समाधान या उपचार है वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये जो इम्पेयरमेंट है, इसमें जो खराबी है, कमियां हैं, अगर उसको देखा जाए, अगर उसको सीरियसली लिया जाए, वो उस समय लिया जाए जब एकेडमिक अचीवमेंट हो रही होती है या डेली लिविंग में आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बाद इसमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से कुछ दे रखे हैं। व्हाट इज़ रीडिंग डिसऑर्डर, मैंने अभी बता दिया था। इसको आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं इस तरीके से कि रीडिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर में आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। पहले तो डिसलेक्सिया होते हैं, तो डिसलेक्सिया को आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ मेंट बाय डिसऑर्डर्स ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन। डिस्ग्राफिया आते हैं, इसमें आपको पता है, इसमें राइटिंग एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है। इसके बाद है डिफाइंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बता दिए हैं अभी, ठीक है। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है ये इसमें दे रखे हैं, इसको आप कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम कॉजेज़ ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर को करेंगे 2.4 से।